डियर स्टूडेंट, आज हम अध्याय 2 का अंतिम जो पाठ है प्रजाति संगठन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के अंतर्गत हम जानते हैं कि ऐतिहासिक काल से विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर आई और यहाँ पर बस भी गई। वो प्रजातियां हमारे देश के कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत आई, प्रजातियों के आने के क्रम के अंतर्गत जो भूगोलवेत्ता है उनका क्या स्पष्टीकरण है, क्या कहना है, उनके किस आधार पर वो अपने सबूतों के आधार पर उन प्रजातियों की भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत उनके निवास को बताते हैं, उसके बारे में आज हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रजातियों का हमारे देश के अंतर्गत उसकी देश की सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे सामाजिक धरोहर हो, उनकी अपनी एक अलग ही प्रकार की संस्कृति होती है, अलग ही प्रकार की विशेषता होती है, अलग ही प्रकार के उनके आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं और उन प्रजातियों का देश के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी प्रजातीय संगठन के बारे में आज हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और उसमें भारत के विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थल कहा गया है, यानी कि विभिन्न देशों से जो प्रजातियां हमारे देश के अंतर्गत आई और यहाँ पर बसी, और वैसे हम कहते भी हैं भारत जो है वो हमारा विविधताओं में एकता वाला देश है। इतनी सारी प्रजातियां यहाँ पर आने के बावजूद भी किस प्रकार से भारत को एक संगम स्थल के आधार पर उसको पुकारा गया है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा जो थे वो 3 जो प्रजातियां नेग्रोइड है, ऑस्ट्रेलाइड है, उसका मूल प्रदेश भारत को मानते हैं। इसके अलावा और भी अंदर दूसरे विद्वान भी थे जिन्होंने प्रजातियों के आने का क्रम, प्रजातियों के बारे में अध्ययन भी किया है, वर्णन भी किया है, अपना मत भी इसके बारे में दिया है। परंतु उन प्रजातियों का भारत का जो मूल स्थान रहा था, उसका हमें जो पुख्ता सबूत है वो भारत के उत्तर के अंतर्गत जो हमारा हिमालय पर्वत है और उसमें जो शिवालिक श्रेणी है, उस शिवालिक श्रेणी की खुदाई के अंतर्गत हमको वहां पर मानव और पशुओं के जो जीवाश्म मिले हैं, उस जीवाश्म के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो प्रजातियां थी उसका मूल उद्गम स्थल जो है वो शिवालिक प्रदेश से आए हैं। 1944 के अंतर्गत बीएस गुहा जो नेतृत्व शास्त्री थे, उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है और उस वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे जो कोर्स के अंतर्गत है उन्होंने 6 प्रकार की प्रजातियों को इसके अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली प्रजाति निग्रेटो, दूसरी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी प्रजाति मंगोलाइड, चौथी प्रजाति भूमध्य सागरीय जिसमें पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम एशिया, पांचवी प्रजाति चौड़े सिर वाली प्रजाति पश्चिमी प्रजाति और अंतिम जो प्रजाति है वो नार्डिक प्रजाति। इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। इस टेबल के माध्यम से हमारे सामने 2 क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे पहला ये कि भारत में प्रथम जो प्रजाति थी वो निग्रेटो है। बहुत सारे एग्जाम के अंतर्गत, कॉम्पिटिशन एग्जामों के अंतर्गत भी पूछा जाता है भारत में सबसे पहले कौन सी प्रजाति है, तो उसमें हम कह सकते हैं भारत में सबसे पहले जो प्रजाति थी वो निग्रेटो थी और सबसे अंतिम जो प्रजाति थी वो नार्डिक थी। 2 क्वेश्चंस हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। प्रथम प्रजाति निग्रेटो और सबसे अंतिम जो प्रजाति हमारे देश के अंतर्गत थी वो नार्डिक प्रजाति थी। अब इन प्रजातियों की उत्पत्ति स्थान, उनकी शारीरिक विशेषताएं और वर्तमान समय के अंतर्गत वो हमारे देश के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत है, उसके आधार पर हम इस पूरे टेबल के माध्यम से हम समझेंगे कि इन प्रजातियों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनकी कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताएं, उन शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम उनको पहचान सकेंगे। तो सबसे पहली जो प्रजाति जिसमें हम कहा निग्रेटो और वो प्रथम प्रजाति थी, और ये जो वर्गीकरण देने वाले हैं वो बीएस गुहा है जिन्होंने 1944 के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया था। सबसे पहली प्रजाति निग्रेटो और उसका उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है वो भारत का, और उसमें जो हमारे देश के मूल आदिवासी हैं जो साउथ अफ्रीकन के अंतर्गत, उसको हमारे देश की प्रजाति के अंतर्गत लिया जाता है। और उनकी शारीरिक जो विशेषताएं हैं, उन शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत उनका छोटा कद, उनका सिर छोटा, ललाट उभरा हुआ, सुंदर बाल ऊन जैसे, काला रंग, सिर की बनावट गोल, चेहरा छोटा, नाक चौड़ी व चपटी, और इनका जो वर्तमान समय के अंतर्गत ये प्रजाति है वो उत्तर पूर्व और झारखंड के अंतर्गत ये पाई जाती है। दूसरी प्रजाति जो बीएस गुहा ने वर्गीकरण अपना दिया उसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, और उसका उत्पत्ति स्थान जो प्रोफेसर गुहा तो भारत को मानते हैं और प्रोफेसर जो हटन है वो
सागरीय क्षेत्रों को मानते हैं। यहाँ पर दोनों ही जो विद्वान हैं दोनों का ही मत है कि हमने लिखा है कि प्रोफेसर गुहा के अनुसार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है और प्रोफेसर हटन के अनुसार इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय मानी जाती है। इनकी शारीरिक विशेषताओं में घुंघराले बाल, होठ मुड़े हुए, छोटा कद व भूरा रंग, और ये कहा जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है भारतीय संस्कृति को विकसित करने का अगर श्रेय दिया जाता है, भारतीय जो हमारी आज संस्कृति हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आदिम संस्कृति से वर्तमान समय तक की हमारी जो संस्कृति जो विकास हुआ है संस्कृति का, उस संस्कृति के विकास के अंतर्गत अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का हमारे देश के अंतर्गत रहा है। शारीरिक विशेषताओं के बाद ये कहा भी जाता है कि भारतीय संस्कृति को विकसित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति को जाता है। और वर्तमान समय के अंतर्गत इनका जो स्थान है वो मध्य व दक्षिणी भारत के पहाड़ी जो क्षेत्र है, भारत के जो मध्य के अंतर्गत जो दक्षिण का पठार है और इसके बाद जो दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ियों के अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजाति है वो वर्तमान समय के अंतर्गत भी वहां पर पाई जाती है, वहां पर उनका निवास स्थान है। तीसरी प्रजाति मंगोलाइट, इसकी उत्पत्ति स्थल चीन व मंगोलिया को माना जाता है। मंगोलाइट चीन व मंगोलिया की इनका उत्पत्ति स्थल जो है वो चीन और मंगोलिया को माना जाता है। इनकी शारीरिक विशेषता देखते हैं, उनका मुंह जो होता है वो चपटा होता है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम प्रत्येक प्रजाति का वर्गीकरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मुंह इनका चपटा है, गाल की हड्डियां उभरी हुई होती हैं, आंखें बादाम की आकृति की, जो बादाम न्यूट्रिशन के लिए हम जो खाते हैं उसकी आकृति जैसी उनकी आंखें होती हैं। मुंह इनका चपटा, गाल की हड्डियां उभरी हुई और आंखें जो होती है वो बादाम की आकृति की है। और वर्तमान समय के अंतर्गत पूर्वोत्तर के जितने भी प्रदेश हैं जैसे सिक्किम है, लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, हमारे भारत के जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रजातियां वर्तमान समय के अंतर्गत निवास कर रही हैं वो मंगोलाइट प्रजाति है और उनका उत्पत्ति स्थान जो है वो चीन व मंगोलिया से माना जाता है। इसके बाद भूमध्य सागरीय, इसके अंतर्गत दो बात, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंतर्गत उत्पत्ति जो स्थान इनका माना जाता है वो भूमध्य सागरीय, पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी एशिया। जिसके बाद अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि भारतीय संस्कृति को विकसित करने का श्रेय जाता है यहाँ पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट को। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो विशेष योगदान है वो इस भूमध्य सागरीय प्रजाति का माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति का, जबकि भारतीय संस्कृति को विकसित करने का जो श्रेय है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास, आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति यानी कि भारतीय संस्कृति को विकसित करने का श्रेय है और भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो भारतीय संस्कृति में उसका विशेष योगदान यहाँ पर रहा हुआ है। इसके बाद पांचवी जो प्रजाति आती है, कई किताबों के अंतर्गत पांचवी प्रजाति में नॉर्डिक दिया हुआ है, परंतु हम यहाँ पर बीएस गुहा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और उन्होंने अपने वर्गीकरण अपनी जो 12th की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 6 प्रकार के वर्गीकरण, उसमें पांचवी जो प्रजाति है उसमें चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत है, नक्शे के अंतर्गत उस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजाति जो है वो वहां पर उत्पत्ति स्थल उसका माना जाता है। इसका शारीरिक विशेषता है, इनका सिर चौड़ा होता है और ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत, भारत का जो उत्तर और पश्चिमी जो क्षेत्र है और उसके अंतर्गत जो आबादियां रहती हैं, जो जनजातियां रहती है, उस क्षेत्र के अंतर्गत उनका निवास वर्तमान समय के अंतर्गत उनका स्थान वहां पर जाता है और जबकि उनका उद्गम स्थल जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। और सबसे अंतिम प्रजाति, बहुत अच्छा प्रश्न है इसके अंतर्गत, सबसे प्रथम जो प्रजाति भारत के अंतर्गत आई थी, मैंने पहले पूर्व बात को बता दिया, निग्रेटो, और सबसे अंतिम जो प्रजाति भारत के अंतर्गत आई है वो नार्डिक प्रजाति भारत के अंतर्गत आई है। इस प्रकार इस सारणी से हम भारत के अंतर्गत जो वर्तमान समय के अंतर्गत जितनी भी प्रजातियां हैं उनको 6 भागों के अंतर्गत वर्गीकृत करके मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। आप इसको जो टेबल दिया हुआ उस टेबल के आधार पर, क्योंकि आप वैसे ही अगर इसको देखने के लिए जाएंगे या समझने के लिए जाएंगे तो आपको एक सारणी के रूप में इसको बना करके उसकी उत्पत्ति स्थल, उसकी शारीरिक विशेषताएं और इसके बाद उनका जो वर्तमान का जो स्थान है उस आधार के ऊपर अगर इसका ऐसे टेबल वर्गीकरण अगर आप करेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और यह जो विषय वस्तु आपको काफी सरल भी लगेगी।